हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये आप लोग को हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में देखने मिलेगा। जी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम लोग अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला जो पूरा चैप्टर है उसको हम लोग समझ लो कि यहाँ पर डील कर लेंगे 2 वीडियो के अंदर। और इसी में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको शॉर्टकट में EAS रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS रिएक्शन। एक बात सबके दिमाग में आ रही होगी कि सर क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वैसे ही क्या एरोमेटिक रिंग जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं क्या सर? तो चलो देखिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है, फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन ले लिया। बेंजीन में आप सब लोग को पता है मेरे प्यारे साथियों, सबको पता है कि सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है। सारे के सारे कार्बन क्या है सर? sp2 हाइब्रिड है। मतलब कि इनका S कैरेक्टर अच्छा खासा ऊंचा है। और इसी के कारण अब देखो यहाँ पे मैं 2 अलग अलग केस ले रहा हूं। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल वाला केस है और इधर से मैं न्यूक्लियोफाइल वाला केस ले रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच एटम अटैक करता है। दोनों में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो एक बात आप समझ पा रहे हैं, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड कार्बन आ रहे हैं हर जगह के। मतलब कि सारे के सारे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणी है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। वो लोग क्या है? एक एक कार्बन क्या है बेंजीन रिंग का? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की संपन्नता है उसमें। इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया और ये हमारा तैयार हो गया प्रोडक्ट। ये तो चलेगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन था या कुछ भी था, उस ग्रुप को उसने नए वाले इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करा के प्रोडक्ट बना लिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा क्या सर? तो ध्यान समझेंगे कि इन दोनों के बीच में सर रिपल्शन लग जाएगा। क्यों रिपल्शन क्यों लगेगा? प्रतिकर्षण क्यों लगेगा? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास भी भरसक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन बैठा हुआ है। तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। मतलब कि नो रिएक्शन। क्या होगा दोस्तों? नो रिएक्शन। तो ये जो पहला डाउट हमारे दिमाग में आया कि क्या सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है क्या? तो याद रखेंगे जनरली एरोमेटिक रिंग जो होता है ना, एरोमेटिक रिंग, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तो मैं इस शब्द को लिख दे रहा हूं कि सामान्यता, ठीक है, सामान्यता एरोमेटिक वलय में, देखो हमेशा ये जरूरी नहीं है बट मैंने इसीलिए जनरली वर्ड यूज कर लिया। एरोमेटिक वलय में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं भी होती। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया नहीं होती, जनरली नहीं होती। क्लियर है? केवल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पूरा मैकेनिज्म आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन प्रोसीड करता है। और एरोमेटिक जो रिंग होती हैं उनमें जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक जो रिंग होती हैं जनरली शो नहीं करती। क्लियर है? अब दोस्तों देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को आप लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता क्या पता है, हम लोग ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी आता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हमारे दिमाग में ना 5 रिएक्शन आ जाते हैं। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन है ना। पर प्यारे साथियों यही तो दिक्कत है, वो पांचों रिएक्शन पढ़ने से पहले अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही नहीं किया ना तो वो रिएक्शन आपके कभी भी सही नहीं होंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप लोग को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जो चीजें मैं आज कवर कराऊंगा, हाँ इतना जरूर बोल रहा हूं कि हम जितनी भी चीजें कवर करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है। उससे ज्यादा आप लोग को ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक एक चीज को पहले समझो कि यार ये जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसकी नियति क्या है, ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है।
कहां पर कौन सा ग्रुप जाके जुड़ेगा, कब ऑर्थो होगा, कब पैरा होगा, कब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, उसके बाद ना आप जाके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो भी है उसको अटैक करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो इसलिए छोटी छोटी बारीक जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे सभी लोग कि याद रखना, कभी भी बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ेगा तो वो क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। हर चीज का रीजन भी समझो ना भैया, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। मतलब कि आप समझ पाओगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बगल से अटैक करने वाला ग्रुप कौन आ रहा है, E+, ये बेचारा गरीब है, इसकी मदद, इसके पास मान लो आज आपके पास 10 रुपए है, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, पर आपके पास अगर 10,000 हो जाए तो जरूर आप बोलोगे 10 रुपए किसी की मदद की जा सकती है। तो वही हाल है, इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका है कि इस गरीब की मदद करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो कुल मिलाजुला के कहने का यह अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से जानेंगे, सक्रिय समूह के नाम से जानेंगे। बाकी ये न्यूट्रल बेंजीन है हमारा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है कि भैया ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लगेगा खींचने, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना बेंजीन रिंग की वो लगातार घट रही है सर, वो पा जा रहा है पूरा का पूरा। और सामने आने वाला ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है इलेक्ट्रोफाइल में, जैसा कि E+ मैंने लिखा था, E मतलब इलेक्ट्रो और पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। तो भैया इसके पास बेंजीन रिंग में भी अब इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए हैं, ठीक है। ये पहले से ही मान लो 10,000 था, बट अब ये 10 रुपए पे आ गया है, ये नहीं दे पाएगा ना उसको, उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो उसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो डोनेटिंग ग्रुप का सबसे ज्यादा, विड्रॉइंग ग्रुप सबसे कम। अब इसमें एक चीज और समझना, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पे आज का पूरा क्लास हम लोग घूमेंगे। नोट नंबर 2 और 3 ये सब नोट है, और मैं हमेशा बोलता हूं ना मेरा नोट बड़े कीमती है भाई, ठीक है। नोट नंबर 1 समझ में आ गया, क्या ऑर्डर लेना है विड्रॉइंग और डोनेटिंग के केस में। दूसरा कि जो +M या +I वाले जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे। वहीं जो -M और -I वाले जो ग्रुप होंगे वो हमेशा क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। कैसे, चलो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। रीजन तो हमको हर चीज का चाहिए ना, चलो ध्यान देना दोस्तों। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हो गया, मान लो यहां पे मैंने एक +M वाला ग्रुप ले लिया OCH3, और यहां से हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है NO2+। समझेंगे दोस्तों, होगा क्या कहानी में ट्विस्ट कि ये ऑक्सीजन के पास क्या है सर, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा सर, यहां पर ऐसे डोनेट करेगा। ये जैसे ही डोनेट किया, यहां पर क्या चार्ज आ गया सर, माइनस। क्या चार्ज आ गया, माइनस। अब क्या होगा, ये वाला माइनस चार्ज यहां जाएगा, जैसे ही वो वहां गया दोस्तों, आपका यहां पर क्या चार्ज आ गया सर, माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, अगेन आप पाओगे कि सर ये वाला माइनस यहां कूदेगा करके, यहां पर क्या आ जाएगा सर, माइनस चार्ज। तो मुझे आप देख के बताइए कि कहां कहां पर माइनस चार्ज आया है। तो साफ साफ दिख रहा है, जब ये मेरा +M ग्रुप था तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या चार्ज आ रहा है, माइनस। और इसके पास क्या है, प्लस वाला किसके पास अट्रैक्ट होगा सर, माइनस वाले के पास। इसीलिए तो मैंने लिखा था कि जो +M और +I वाला ग्रुप होता है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे लोकेट होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। तो भैया कम इलेक्ट्रॉन वाला प्यासा कुएं के पास जाएगा ना, तो वही वाला हाल है, ये ऑर्थो और पैरा से जुड़ेगा। वहीं जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग आ गया दोस्तों, ठीक। चलो मैं एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको लेके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने NO2 लगा दिया है जी, ये NO2 लगा दे रहा है। तो NO2 जैसे ही हमने लगाए, सामने से हमारा जो अटैकिंग ग्रुप आ रहा है, मान लीजिए वो Cl+ है। कौन है सर, Cl+ है। समझेंगे दोस्तों, होगा क्या कहानी में ट्विस्ट, भैया NO2 तो खुद बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करने पे अब आप देख रहे हैं सर, ऑर्थो पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। जैसे ही ऑर्थो पे प्लस चार्ज आया, तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां चल देगा करके पैरा पे भी इस बार क्या आ गया, प्लस। और
फिर से अगले केस में आप लोग तत्काल प्रभाव से देख पाएंगे कि सर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो इस बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप देख पा रहे दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ वाला भी कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दैट्स वाई जब हमारा -m टाइप का ग्रुप आता है या -I टाइप का ग्रुप आता है, तो इतना तो समझ में आ गया कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा। वो कहाँ अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मिले, मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। वो कहाँ होगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो एक एक छोटी छोटी चीज बहुत बारीकी से आप लोग समझते हुए चल रहे हैं। और इतना देखो, मैं डायरेक्ट आप लोग को EAS के सारे रिएक्शन पे नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको ये जो एक एक छोटा छोटा नोट्स करा रहा हूं ना दोस्तों, ये पूरा थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होना है। और ना मैं पूरा का पूरा सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एल्कोहल हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, कीटोन हो जाए, सबके जो EAS रिएक्शन होंगे ना, उनकी लड़ी हम यहीं पे समझा के 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। मतलब एक बात आप समझ लेना कि पूरे ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर का EAS रिएक्शन वाला जो हिस्सा है अपन एक बार में कंप्लीट कर रहे हैं, तो टेंशन ही खत्म। ओके, आगे आ जाएं। यहां तक का पॉइंट मुझे लग रहा है सबको क्लियर है, यस और नो। वीडियो को 2 मिनट रोक लो और पीछे का जितना भी रॉ मटेरियल हुआ है उसको एक बार आंख बंद करो, रिवीजन कर लो। हो गया, अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब मैंने जैसे बताया एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या थे, एक्टिवेटिंग, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या बन गए थे, डीएक्टिवेटिंग, है ना। डोनेटिंग वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, विड्रॉइंग वाले मेटा डायरेक्टिंग। सारा केस तो समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये क्या होता है, तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया जो है ना उसकी दर को बढ़ा दे, उसकी स्पीड को ज्यादा तेज कर दें। और ये जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये मैं बता दिया हूं। बेसिकली इनको 3 पार्ट में लेंगे, ये सब एग्जांपल से याद रखना दोस्तों। पहला आता है आप लोग का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसमें आप लोग का इस टाइप से आएगा नाइट्रोजन लोन पेयर वाला। ये सारे के सारे जो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर डोनर है, मतलब एक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, जल्दी रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, मॉडरेट में क्या आता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाले और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर ही रहेंगे इस बार भी, बट बगल में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रहेगा। मॉडरेट में हमेशा यही रहता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, चलिए दोस्तों, वीक एक्टिवेटिंग में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा, आपका आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, फिर ये टर्शरी वाला ग्रुप आ जाएगा, आपका विनाइल ग्रुप आ जा रहा है, बेंजाइल ग्रुप आ जाएगा, स्टाइरीन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, यहां पर चलो एक स्टाइरीन भी ले लो, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन, जिससे पॉलीस्टीरीन बनता है या ब्यूनाइस रबर बनता है, ब्यूनाइन रबर बनता है। 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन आप स्टाइरीन से करते थे, ब्यूनाइस। तो भैया ये पूरे के पूरे हमारे क्या हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, जिनको स्ट्रेंथ के ऑर्डर के आधार पे आपने बांटा, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग मतलब सब लोग समझ रहे हैं प्रबल है, मॉडरेट मतलब मध्यवर्ती है, मध्यस्थ है, और वीक मतलब दुर्बल। नेक्स्ट एक्टिवेटिंग के बाद बारी आ गई डीएक्टिवेटिंग की। आप सोच रहे हो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं भैया, यही सब खेला है। मैं बोला ना, बिल्डिंग बनाने से पहले न्यू पे काम करना है। न्यू एक बार मजबूत हुआ, दंदनाते हुए ब्रूस खलीफा तैयार होगी ना। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देख रहे हैं दोस्तों। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या लेना है हम लोग को, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को क्या कर दें सर, कम कर दे, घटा दे। और जनरली ये लोग क्या रहते हैं सर, ये लोग मेटा डायरेक्टिंग रहते हैं। बेसिकली ये लोग क्या रहते हैं सर, मेटा डायरेक्टिंग रहते हैं। और सम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कभी कभी कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोस्तों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो जाते हैं। जनरली वो हेलोजन रहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हेलोजन में आपको पता है फ्लोरीन छोटा साइज का है, 3 लोन पेयर रखा है, तो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो वो एक अपने आप में डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इसका मतलब आप समझ गए कि वो ऑर्थो पैरा है। एक्टिवेटिंग में आ गया ना, डोनेटिंग मतलब एक्टिवेटिंग, विड्रॉइंग मतलब डीएक्टिवेटिंग, और कुछ नहीं। ठीक, चलो इसमें भी 3 टाइप के हैं। एक है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में, जैसे NH3 पे प्लस चार्ज, भैया खुद इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना। या नेगेटिव चार्ज जिनके पास ज्यादा रहे, NO2 है, CN है, SO3H है। मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग में मैंने बोला कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ रहना चाहिए, तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड क्लोराइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एमाइड है। जहां भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, मतलब वो लोग क्या आ रहे हैं, मॉडरेट में आ रहे हैं। चाहे एक्टिवेटिंग में लिए थे चाहे डीएक्टिवेटिंग में लिए थे। देखो ना, एक्टिवेटिंग में भी तो ये
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन आया था मॉडरेट वाले में। वीक में आप लोग हेलोजन लेते हैं, और हेलोजन में मैंने बोला कि भैया इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनर का काम कर सकता है, तो कई बार ये ना डीएक्टिवेटिंग की जगह पे एक्टिवेटिंग बन जाता है। अब एक्टिवेटिंग बन जाएगा तो भैया समझदार हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो आएगा ही ना। आया बात समझ में? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा ही। तो कुछ जनरली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दोस्तों वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बट कभी कभार केस में वो लोग क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी तक ने हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, उसको होने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट लगते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, उनको स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए, और ये एक एक एग्जाम्पल आगे चल के आपको काम आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों चलो स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हम लोग को रेट ऑफ EAS रिएक्शन देखना है। समझ में आया? बड़े सारे मैंने इतना सुंदर सा पूरा बोर्ड सजा रखा है, आप लोग के लिए रंगोली बनी हुई है ना? सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? बोलोगे सर सुंदर तो बनाते हो बोर्ड, कला है ये, इसकी बड़ी रिहर्सल हुई है। ठीक है, और ये वाले पे तो ये कांच का बोर्ड है, जैसे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता है ना, और कलर चौक मेरे हाथ में रहता है। इतना शानदार नक्काशी करता हूँ ना कि बच्चे बोलते हैं सर हम लोग बोर्ड लेके जाएं क्या अपने घर? चलिए आइए, फिलहाल के लिए खुद मिटाने का मन नहीं करता। देखो OCH3 कैसा है, प्लस M ग्रुप है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है सर? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या है सर? ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O दिख गया ना। और ये क्या है सर? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बाकी फ्लोरीन ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, तो भैया जितना ग्रुप आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रहेगा उसका EAS का ऑर्डर भी उतना ज्यादा आएगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी कुछ भी दिक्कत गई होगी। तो आप लोग केवल क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बेंजीन का रिएक्शन करेंगे। देखो तो हमने पूरा पढ़ दिया एक ही बार में। हम यहाँ ईथर को लेकर आ गए, हम यहाँ पर एसिडामाइड को लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर आपका हेलोजन हेल्काइल हेलाइड वाला चैप्टर में भी यूज कर लेंगे, एल्डिहाइड में भी यूज कर लेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी यूज कर लेंगे। तो एक बार पढ़ो, दुरुस्त पढ़ो। आ जाओ यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखो NH2 क्या है, लोन पेयर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये हालांकि ये भी लोन पेयर रखा है, बट इसके साथ डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना दोस्तों। तो डबल बॉन्ड O जैसे ही दिखा आप सब लोग समझ गए। क्या समझ गए सर? कि अरे सर ये तो हमारा मॉडरेट वाला हो गया, ये तो न्यूट्रल है, ये वीक डीएक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, और ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि 3 फ्लोरीन रखा हुआ है। आप मत बोल देना कि सर यहाँ का फ्लोरीन लोन पेयर देखिए एक्टिवेटिंग कर लेगा। भैया वो कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है ना, वो तो ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो उसका प्रभाव काम नहीं आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस का ऑर्डर क्या आ जाएगा सर? ये ऑर्डर आ जाएगा। भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा सब लोग को? इसमें आ जाओ। यहां दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन, ओके, मतलब, और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। आप बोलोगे सर आप यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्यों काउंट करने लग गए? यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है जिसका जितना ज्यादा प्लस अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा है उसका प्लस H पावर भी तो उतना ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्लस H पावर है आप समझ पा रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी जो है ना सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, तो हाईली एक्टिवेट ग्रुप कहलाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस मुझे लगता है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डायरेक्ट नेम रिएक्शन में एंट्री करे ही नहीं है। उसके पहले मैं आप लोग को फंडामेंटल चीजें जो है ना सीखने लायक उसको सिखा रहा हूं, और धीरे से हम लोग जब इंटर करेंगे ना तब आप बोलोगे अरे सर इतना आसान हो गया पढ़ाई की, मजा आ गया। ठीक है, चलिए आइए। अब ऐसा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप लोग को EAS का रेट बताना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट मतलब दाम मत समझ लेना। तो भैया फ्लोरीन आप सबको पता है, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन सर अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और बाकी आयोडीन तो अपना लोन पेयर शेयर ही नहीं कर पाएगा, तो -I इफेक्ट दर्शाएगा।
इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग है और ये एक्टिवेटिंग है। ऑर्डर ऐसा बन गया। मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो, मैंने अभी अभी आप लोग को एक लाइन पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी भैया? मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिन्हें आप लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम देते थे, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और वहीं पर जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, वो लोग आपके क्या हो जाते थे मेरे प्यारे साथियों? वो आप लोग के मेटा डायरेक्टिंग होते थे। आपको बताना है, जैसे मैंने अलग अलग बड़े सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना है कि मान लो यहां पर NO2+ आके अटैक कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो कहां जुड़ेगा? यही समझना रहता है। ये 4 ऑप्शन में से ना आपको एक ऑप्शन तुरंत लेने में ना कितना मदद करेगा ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हमारे सामने उत्तर रहता है, बस हमको उसको पहचान लेना है। तो यहां से ये जो ट्रिक अभी सीखने वाले हो ना, बहुत गर्दा ट्रिक है, एकदम गदर ट्रिक। कहां से पहचानेंगे? तो भैया ध्यान से देखो, ये वीक डीएक्टिवेटिंग सॉरी एक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड मत मान लेना, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डिसीजन तो ये लेगा, ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एसिड मत मान लेना भाई, ओके, एसी लिख देता हूं भाई, वो तो एसिड की स्पेलिंग में भी एसी आता है, चलो कुछ नहीं, समझ जाना। तो डिसीजन ये लेगा स्ट्रॉन्ग वाला। और आपको पता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है सर, तो या तो इसके ऑर्थो पे आएगा या तो इसके पैरा पर। पैरा पोजीशन तो पहले से लॉक है, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? जैसे मान लो हम लोग को घर बना के निवास वहां पर बसना है, अपने परिवार को बसाना है, तो पहले तो आप जगह चूज करते हो ना कि अच्छा ये वाला लोकेशन अच्छा है। आप चोरों की बस्ती में जाके घर बना लोगे तो आपको पता है कि आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, आपकी आने वाली औलाद, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आदमी कुछ भी करके अच्छे लोकेशन, सदाचारी गुणी लोगों के बीच में, सज्जन लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। उसके लिए 2 पैसे ज्यादा भी खर्चा करता है ना? क्यों पेरेंट्स लोग बच्चों को बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में भेजते हैं, और उन बच्चों में और आम बच्चों में हमेशा अंतर रहेगा। हिंदुस्तान में तो रहेगा ही, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहले तो जगह सेट करना पड़ेगा, उस जगह पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हम लोग जगह पहचानना सीख रहे हैं कि लैंड कहां पर लें, हम लोग जमीन कहां पर लें, और फिर वहां पर जाकर फिर इमारत खड़ी की जाएगी, उत्पाद का निर्माण किया जाएगा, फसल उगाई जाएगी, ठीक है? तो पहले तो आप लोग जगह पहचानना सीख रहे हैं। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ये वाला क्या है सर? ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, और ये वाला मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है सर? मॉडरेट एक्टिवेटिंग, क्योंकि सीओ दिख गया ना बगल में, और लोन पेयर है तो मतलब डोनर है, तो मॉडरेट एक्टिवेटिंग। तो भैया एक्टिवेटिंग के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। डीएक्टिवेटिंग तो कबाब में हड्डी है हमारा, और एक्टिवेटिंग कहता है कि सर या तो ऑर्थो पे जोड़ो, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ो, या तो पैरा पे जोड़ो सर, या तो पैरा पे जोड़ो। तो ये 3 लोकेशन हो सकता है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, या तो यहां पे करेगा, इसके रिस्पेक्ट में पैरा ना, इसका पैरा नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो लिया और पैरा लिया। पर मेरे प्यारे साथियों, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ये वाला रिएक्शन यहां पर अटैक नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि हमेशा एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग के बीच में आप समझ लेना, अगर कोई कार्बन पड़े तो वो पॉइजन हो जाता है, वहां पर आप अटैक नहीं करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग के बीच में अटैक नहीं करना है, तो इस पोजीशन को आप छोड़ दो। इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां अटैक करेगा या तो यहां अटैक करेगा। कैसे सीख रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ, इसको देखो। अगेन ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, और ये क्या है सर? वीक डीएक्टिवेटिंग, जो कि कभी कभी एक्टिवेटिंग ही हो जाता है, जो कि कभी कभी क्या हो जाता है सर? एक्टिवेटिंग ही हो जाता है। अब ध्यान समझना, बिकॉज ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहां डायरेक्ट करता है सर? मेटा पे। कहां डायरेक्ट करता है? मेटा पे। एक्टिवेटिंग ऑर्थो और पैरा, और डीएक्टिवेटिंग मेटा। और एक और चीज, हेलोजन के केस में मैंने आपको पहले भी बात पढ़ा रखी है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसके लिए तो ऑर्थो पे आया, इसके लिए मेटा पे आया, मतलब ये दोनों लोकेशन दोनों की ओर से ही अप्रूव हो गया, परमिट हो गया। ठीक, चलो दोनों ने पास कर दिया। यहां पहुंचो, यहां पर आप समझ पा रहे हो, ये स्ट्रांग है सर और ये मॉडरेट वाला है, तो डिसीजन स्ट्रांग लेगा, ऑर्थो पे अटैक कराएगा या तो पैरा पे, पर पैरा पोजीशन लॉक है। चाहता तो ये भी करा सकता था, बट आपको पता है ये स्ट्रांग एक्टिवेटिंग है और ये क्या है सर? मॉडरेट एक्टिवेटिंग। तो भैया डिसीजन इसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। अब ये है स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग, ओके, और ये है सर वीक एक्टिवेटिंग। CH3 क्या आता है? वीक एक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग के कारण मेटा पे जोड़ोगे है जी,
और एक्टिवेटिंग के कारण ऑर्थो और पैरा, जहां पैरा लॉक है मतलब ऑर्थो, मतलब इसके हिसाब से भी ये पोजीशन अप्रूव हुआ है और इसके हिसाब से भी ये पोजीशन अप्रूव हो गया। मतलब फाइनली कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अब आप ये समझ पा रहे हैं। एक एक कार्बन को सोचना पड़ेगा ना। इधर आओ, इसके लिए हम जानते हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक। ये क्या है सर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हालांकि दोनों के दोनों ही ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटिंग रहते हैं। तो देखो यहां पर ये एक अटैक कर सकता है ऑर्थो और एक अटैक कर सकता है ये पैरा पोजीशन पे। पर मेरे प्यारे साथियों, फिर से वही बात हो गई ना कि एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग के बीच में इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक नहीं करता। वही है ना, भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं के बीच में कोई फंसना नहीं चाहता, क्योंकि पता है बाद में जज्बात, हालात और सरकार तीनों चीजें बदल ही जाती हैं। ठीक है, आइए, हमारे जज्बात नहीं बदलेंगे मगर आइए, मगर इस देश में ऐसा ही होता है, पैदाइशी भाजपा पैदाइशी कांग्रेस ऐसा होता है। भाई अपने क्षेत्र के नेता को देखा करो कैसा आदमी है वो, उस हिसाब से वोट दो। चलिए यहां पर आ जाओ, NO2 को देख लिए। आप मुझे बताना कहां पर अटैक होने वाला है। NO2 क्या है सर, डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। और ये क्या है, OCH3 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। तो इसके हिसाब से अटैक कहां होना चाहिए सर, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन तो पूरा लॉक है। इसके हिसाब से अटैक कहां आना चाहिए सर, मेटा पे। बट ऑब्वियस सी बात है, जब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग आए तो हम ध्यान किसका देंगे, एक्टिवेटिंग वाले का देंगे ना। किसका ध्यान देंगे, एक्टिवेटिंग वाले पे ध्यान देंगे। इधर आ जाओ दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है ये लोन पेयर डोनर है, मतलब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करा सकता है क्योंकि इसका पैरा खाली है। तो ये तीन लोकेशन ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। यहां के लिए सोचो कहां अटैक होगा, तो सर ये है इस बार हमारा ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग था, ये वाला भी मॉडरेट एक्टिवेटिंग है क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख गया। तो ऑब्वियस सी बात है सर, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। ठीक है, अब इसको देख लो, अब यहां पर कहां पर अटैक होगा भाई, तो भैया ध्यान से समझेंगे कि ये है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, डी मतलब डीएक्टिवेटिंग, ये वाला भी है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। तो भैया इस रिएक्शन को कराने के लिए ना कम से कम एक तो एक्टिवेटर रहना चाहिए ना अपने पास। ये तो दोनों के दोनों ही क्या है, डीएक्टिवेटर हैं। मतलब समझ गए, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होने वाला। तो हर बार रिएक्शन हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा। दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है तो रिएक्शन एक्टिवेट करने वाला तो एजेंट ही नहीं है यहां पर, दैट्स वाई नो रिएक्शन। क्लियर हुई बातें, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग एंट्री करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। अब देखो ध्यान से, 5 रिएक्शन का बंच होता है ये, जिसमें हैलोजनीकरण अभिक्रिया, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट के 2 होते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है। ठीक है, पर यहां पर आने से पहले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे यहां से पढ़ाई शुरू करते हैं और इसीलिए हो जाता है गड़बड़ी। यहां आने से पहले आपने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है ना, वो देखो कितना अच्छा रोल प्ले करेगा आपके कॉन्सेप्ट को निखारने में। चलिए दोस्तों आएंगे, पहले हम लोग स्टार्टिंग कर ले रहे हैं। चलो पहला नाइट्रेशन रिएक्शन ही है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि सर यहां पर हम लोग बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा सर, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जनरली हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं, यहां पर इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, मतलब हिंदी में लिख लेंगे, बेंजीन का रूपांतरण नाइट्रोबेंजीन में अम्लीय माध्यम में करने की अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, बेंजीन के नाइट्रीकरण के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग नाइट्रेशन में किताब में केवल क्या दिया रहता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर लिया जाता है, जिसको सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और उससे आप लोग का नाइट्रोबेंजीन तैयार होता है हमारा। बट मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि केवल आप लोग कंसंट्रेटेड ऑफ HNO3 ही लो। हमको मुद्दा क्या है पता है, ध्यान समझो। यहां पर आप इतने सारे रिएक्टेंट ले सकते हो जिसमें से NO2+, इलेक्ट्रोफाइल मतलब NO2+ निकले।
तो HNO3 और H2SO4 का अगर मैं मिक्सचर लूंगा तो भी NO2 निकलेगा। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो इसको भी मैं NO2 प्लस ऑफ NO3 लिख सकता था। देखो 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन थे, जिसमें NO2 पे क्या आ जाएगा प्लस और NO3 पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये भी लिया जा सकता है क्योंकि ये भी NO2 सप्लाई तो कर ही रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल बना तो रहा ही है। समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे देखो NO2Cl है भैया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये भी NO2 प्लस बना रहा है मतलब नाइट्रेशन दे सकता है। तो कई बार NO2Cl दिख जाए ना तो ऐसा ये मत सोचा करो हे दाई हे दादा ये क्या दे रखा है, हम तो हमेशा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही देखते थे, यहाँ कहाँ से NO2Cl दे रहा है, इसका पक्का कुछ दूसरा रिएक्शन होगा जो हमको नहीं आता, ऐसा ही सोचते हो। जबकि हकीकत ये है ना, और सब एक एक कौड़ी के रिएक्शन है, बस वही है कि आप फेमिलियर नहीं हो और डीप में जाके पढ़ाई नहीं किए हो। NO2H है भैया, ये भी देगा क्या? बिल्कुल देगा, ये प्लस ये माइनस। इसी को आप लोग NO2H को कंसंट्रेटेड HNO3 लिख सकते हो ना, एक H है 3 ऑक्सीजन है 1 नाइट्रोजन HNO3। NO2BF4 है तो NO2 प्लस और BF4 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये पूरा पार्ट NO2 प्लस और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस। तो सभी जगह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? अब मेरे प्यारे साथियों, ये रिएक्शन कैसे होता है इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा सा आ जाइए। तो मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करोगे, क्योंकि किताबों में परिभाषा लिखी रहती है कि बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसे ही हम लोग बेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। बट मैंने आपको बता दिया कि हर बार केवल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं लेना है, ये सारे लोग भी आप लोग का नाइट्रेशन प्रोसेस दिखा सकते हैं। किताबों में ये चीजें नहीं दिखती हैं, करके हो जाता है गच्चा, आ जाता है एग्जाम में, बोलते हैं यार कहां से, ये तो पढ़ा हुआ नहीं है, NO2Cl हम नहीं जानते इसके बारे में। तोड़ो उसको, कहानी खत्म करो, ठीक है। चलिए आगे आइए। तो होगा क्या? सबसे पहले H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस में टूट गया। ध्यान समझो, H प्लस, ये H प्लस आके ना एसिडिक मीडियम में, इसलिए तो बोला ये नाइट्रिक एसिड है मेरा HNO3, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हो। यहां पर H प्लस है, ये वाला ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस हाइड्रोजन की मदद को चले जाएगा, ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में। अब आपको पता है ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, एक हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो गया ना, वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन में प्लस चार्ज सूट तो करता नहीं है, करके ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, इस नाइट्रोजन पे दोस्तों प्लस आ जाएगा, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया सर? इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाटर बाहर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करने जा रहा है, बट उससे पहले ये कुछ स्टेप फॉलो करता है। पहला स्टेप आता है RDS प्रोसेस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट प्रोसेस होता है। ये पूरे केमिकल रिएक्शन का क्या होता है? सबसे मंद पद होता है, स्लोएस्ट प्रोसेस। और यहां पर क्या करना है सर? एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज टूटता है। हालांकि कई बुक में आप ऐसा ना लेके सीधे क्या करोगे, ये बॉन्ड ही इस NO2 प्लस पे अटैक कर देगा, ऐसा भी आप लोगों को दिखाता है कि यहाँ का जो बॉन्ड है ना NO2 प्लस पे अटैक कर देगा, NO2 जुड़ जाएगा, ऐसा ऐसा करके। बट चलो मैं आपको सहूलियत के लिए प्लस माइनस दिखा दिया, हालांकि ऐसा प्लस माइनस एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, बस बताने के लिए। NO2 प्लस माइनस पे अटैक करके जाके जुड़ गया। अच्छा ये प्लस तो बचे रह गया ना सर, ये प्लस कैसे? अब बचा था यहाँ पर कौन? HSO4 माइनस, वो आ गया अटैक करने, वो यहाँ के हाइड्रोजन को अपने पास खींच देगा। अब ये हाइड्रोजन H प्लस बन के वहां गया है, मतलब बॉन्ड तो छोड़ के गया है, मतलब ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये बन गया फिर से बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रेजोनेंस होके ये जो बॉन्ड है ना ये थोड़ा सा घूम गया रहता है, बट हमको पता है कि बेंजीन का ये जो रिंग है ना ये 1 सेकेंड में 10⁻21 रिवोल्यूशन मारता है, इसलिए हमेशा इसलिए कैलकुलेट स्ट्रक्चर में गोल बना देते हैं ऐसा। तो अगर आपने ऐसा बना दिया है तो आप घबराओ मत, चलेगा भाई, वो तो गोल ही घूम रहा है। क्या बन गया हमारा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो इस पूरे प्रोसेस में आप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं। अब चलो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान क्या देना है? यहां पर हमारा N2O5 है, क्या ये नाइट्रेशन दे सकता है? तो अब तो क्लियर हो चुका है, बिल्कुल दे सकता है सर, क्योंकि N2O5 NO2 प्लस और NO3 माइनस में ही तो टूटता है, तो ये तो देगा सर। और देगा कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस तो यही है हमारा, है ना जी? ओके, तो हमसे फाइनली क्या निकलेगा? इसको ना ऐसे पूरा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। तो दोस्तों प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl को देखो, Cl क्या है? बेसिकली वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया है उसको अपन कहाँ जोड़ेंगे सर?
एक तो उसको अपन ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट आ सकता था, या दूसरा ऐसा प्रोडक्ट आ सकता था कि सर हम इसको पैरा पोजीशन पे जोड़ें। और आप तत्काल प्रभाव से ये बात समझ पा रहे हो, ऑर्थो और पैरा में ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? तो पैरा वाला ज़्यादा मेजर होगा। क्यों ज़्यादा मेजर होगा सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब के सब नेगेटिव है ना, तो रिपल्शन होने का चांस है। तो ऑर्थो वाला जो है थोड़ा वो माइनर हो जाएगा, और पैरा वाला है सर जो वो सीधा सीधा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए मैं पहले डायरेक्शन आपको बता दिया था कि कहाँ पर किस ग्रुप के प्रेजेंस के कारण कहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। अब आराम से बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है, क्लियर? और अब मजा आ रहा है कि नहीं भाई? अगला अब मैं सवाल की झड़ी लगाऊंगा ना, तुरंत तुरंत अब आपको बनाना रहेगा। चलिए, इतने सारे सवाल मैंने आपको एक साथ दे रखे हैं, इतना ढूंढ पाओ किताबों में तो बता देना। आप एक काम कीजिए, सबके प्रोडक्ट पहले खुद से बनाइए, देन आफ्टर हम लोग इसको चेक करेंगे। हो गया? सब लोग बना लिए? चेक करें। NO2Cl की बात हो रही है, मतलब NO2 पे क्या आया प्लस और Cl पे क्या आया माइनस। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, अटैक यही करेगा। ये कौन सा ग्रुप है सर? ये है प्लस M ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग की एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है दोस्तों, तो भैया यहां पर हमारा हो जाएगा OCH3, यहां कौन जुड़ जाएगा? NO2। एक चांस ये है प्लस, दूसरा चांस ये था ये OCH3 है, और यहां पे जुड़ जाएगा हमारा NO2। अब आप हमें बताइए ज्यादा स्टेबल इस बार कौन सा लेंगे? जनरली पैरा वाला, बट यहां पर क्या है ना सर, इसका हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड का केस लग सकता है। दैट्स वाई यहां पर ऑर्थो वाले को आप लोग ज्यादा स्टेबल मान सकते हो। सिमिलरली अब इसके बारे में आ जाओ। इस ग्रुप को देखते ही आप समझ गए सर क्या है ये? सर मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगेन NO2 प्लस Cl माइनस हो गया। तो मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में भी आप तत्काल प्रभाव से समझ रहे हो कि कहां कहां जोड़ना है अपने को सर। तो अपन तो जोड़ेंगे सर एक तो ऑर्थो पे, मतलब अपन यहीं पे NO2 जोड़ दिया, और दूसरा चांस ये हो सकता है सर पैरा पे जोड़ दूं। कहां जोड़ दूं? पैरा पोजीशन पे। तो मुझे बताइए इस बार कौन ज्यादा बेहतर आप लोग को प्रोडक्ट दे रहा है? ऑर्थो वाला मेजर दे रहा है कि पैरा वाला मेजर दे रहा है? तो भैया इतना तो समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन ऑर्थो पोजीशन में पास आ गए, रिपल्शन हो गया, मतलब माइनर हो गया। ऑर्थो क्या हो गया सर? माइनर प्रोडक्ट दिया। और वहीं जो हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड वाला ग्रुप है, ये लेस रिपल्शन हो रहा है, मतलब मोर स्टेबल हो रहा है, अधिक स्थायी हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट बना दिया। ग्रुप देख के अब आप लोग डिसीजन ले पा रहे हैं। CHO के नाम सुनते ही सब लोग के दिमाग में आ जाता है सर CHO माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के केस में आप समझदार हो, NO2 प्लस जाके अटैक करेगा। तो कहां करेगा? NO2 प्लस इस बार मेरे प्यारे साथियों डीएक्टिवेटिंग का केस है। अगर मैं पहले नहीं सिखाया रहता कि कहां किसको जाके अटैक करना, अभी गच्चा हो जाता ना। अब देखो बच्चा हो गया, ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया, एकदम बच्चे टाइप का। क्या आ जाएगा भैया? यहां पर आपका NO2 मेटा पोजीशन पे लोकेट हो जाएगा। कितना सरल है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो। इसको देख लो भाई, माइल्ड ये जो दिख रहा है सबको, आपको पता है ये मीडियम लेवल का क्या है? मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं? यही N2O5 या NO2Cl से रिएक्शन करा रहे हैं। समझदार हो? क्या प्रोडक्ट बनेगा? सबको पता है, या तो ऑर्थो पे मारेगा अटैक, या तो पैरा पे मारेगा। तो बना लो भैया प्रोडक्ट, सिंपल सा है। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो सब लोगों को पता है मेजर प्रोडक्ट तो अगर ऑर्थो पे NO2 आता है तो उसका ऑक्सीजन इसके ऑक्सीजन में रिपल्शन होगा। तो ज़्यादा बढ़िया है कि सर आप NO2 को कहाँ रखो सर? पैरा पे रखो। मैं सीधे ही क्या कर दिया? पैरा पोजीशन पे ही प्रोडक्ट लेकर आ गया। कैसे पैरा पे लिया, समझ में आया कि नहीं आया भाई? और ये है हमारा OC डबल बॉन्ड O, ऐसा बन गया प्रोडक्ट। क्लियर है? तो सोचने आना चाहिए, फिर काम बन जाता है। आगे बढ़ जाए। अब ये भी एक कुछ चीज है कि अगर मान लो बेंजीन है, बेंजीन का हम लोगों को नाइट्रेशन ही करना है, HNO3 से ही अटैक करा रहा हूं मैं, नाइट्रेशन करा रहा हूं। ओके, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, अगर मेरे प्यारे साथियों नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो एक बात आप लोग समझ जाइएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या बनाएगा सर? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से हमारा बन गया नाइट्रोबेंजीन। ओके,
ध्यान से, अगर 55 डिग्री सेल्सियस पे होता है मतलब थोड़ा हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो भैया जब हाई टेम्परेचर पे आप लेते हो ना, तब आप इतना समझिए कि अब एक NO2 और आके अटैक करेगा, और वो NO2 कहां जुड़ेगा? तो पहला वाला NO2 क्या है सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब बाद वाला जो NO2 आके जुड़ेगा सर, वो मेटा पे जुड़ेगा। वो कहां जुड़ेगा सर? मेटा पे जुड़ेगा। कैसे डिसाइड किया, समझ में आ रहा है? अब अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे इसी रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हो सर, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये NO2 पहले से था, एक मेटा पे जाके जुड़ गया था, दूसरा वाला भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल बनके कहां जुड़ने आएगा? मेटा पे ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसका पूरा नाम क्या है? दिस इज ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNB, TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टोलुइन, TNB ट्राई नाइट्रो बेंजीन, दे आर द एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। मुझे बड़े पसंद है। एंग्री बर्ड वाला गेम में ऐसे TNT रहता तो टुई जाके अटैक करके बूम करता था ना, ठीक है? तो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, RDX और DX बनाने में इनका बड़ा योगदान रहता है। चलो इधर आ जाओ फिर से। इस बार क्या दे रखा है सर? इस बार आप लोग को दे रखा है टोलुइन। दिस इज टोलुइन। ओके, टोलुइन का हम लोग, आप सबको पता है टोलुइन क्या है? मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नॉर्मल टेम्परेचर पे करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा सर CH3 तो रहेगा, मेजर प्रोडक्ट के तौर पे यहां पर पैरा पोजीशन पे आप पाओगे, बिकॉज एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा कनेक्टिंग होगा। एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा कनेक्टिंग होगा ना, और क्या? ये HNO3 से अटैक कराया था मैं, कंसंट्रेटेड। ओके, अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूं तो अभी तो आपने पढ़ लिया ऑर्थो पैरा कनेक्टिंग करना है, मतलब CH3 तो ऊपर रहेगा ही, एक NO2 लग चुका है पैरा पे, यहां पर CH3 है, तो दूसरा वाला कहां रहेगा सर? दूसरा वाला लग जाएगा आप लोग का यहां पे। और वही सर 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप करा लोगे तो 60 डिग्री सेल्सियस पे एट फाइनल आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? तो सर ये हो जाएगा अपना NO2 है, एक NO2 यहां जुड़ेगा, एक ऑर्थो पोजीशन खाली था, अब वहां भी एक NO2 जाके सिचुएट हो जाएगा, और ऊपर में कौन है सर? CH3 है। कौन है सर? CH3 है। तो अब ये बन गया हमारा ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। TNT, TNB दे आर द एक्सप्लोजिव मटेरियल्स जो किससे बन रहे हैं? हमारे नाइट्रेशन प्रोसेस से तैयार हो रहे हैं, ठीक है? इसलिए तो नाइट्रेट कंजप्शन यही जगह स्टोर करना ना बड़ा रिस्की काम है। अभी रसिया में एक बार ब्लास्ट हुआ था ना, कौन सा बरगाद की कुछ ऐसा जगह का नाम था, काफ़ी क्विंटल में या टनों में नाइट्रेट आयन ब्लास्ट कर गया था, बड़ा ब्लास्ट हुआ था, 18-20 लोग से ज़्यादा मरे थे। अच्छा चलो, एक मैंने ऐसे आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है, बनाना है भाई, ठीक है? बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराते चलूंगा ताकि जो पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल यूज समझ में आए। तो इतना तो आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पर अपन क्या ले लिए सर? यहाँ पर अपन टोलुइन लिए हैं, और उस टोलुइन का अपन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब नाइट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है सर? नाइट्रेशन की अभिक्रिया हो रही है, और इस पूरे अभिक्रिया में अपन 60 डिग्री सेल्सियस पे ये काम कर रहे हैं। तो भैया अभी अभी मैंने बताया था अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहानी में क्या ट्विस्ट आता है सर? तो भैया 60 डिग्री सेल्सियस पे ना आपका TNT बन गया रहता है, ट्राई नाइट्रो ग्रुप एक साथ सिचुएट हो गए रहते हैं, है जी? ये बना होगा आपको। ओके, आगे आप लोगों को बोल रहे KMnO4। KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा? उसमें तो पहले से ऑक्सीजन है नाइट्रो में, ऑक्सीडाइज ये होगा। और याद रखना KMnO4 क्या करता है? KMnO4 सीधे जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है या एल्काइल ग्रुप होता है ना, उसको पलट देता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया। और हमको पता है एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल, उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके ऑक्सीडेशन से आप क्या पाते थे? आप पाते थे एसिड। तो भैया ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो सीधे एल्केन से क्या बना दिया? एसिड बना दिया। अब बात आता है NaOH और CaO, इसको हम लोग सोडा और लाइम बोलते हैं। दिस इज कॉस्टिक सोडा एंड दिस इज लाइमस्टोन, मतलब लाइम है वो, बुझा हुआ चूना। तो सोडा लाइम से रिएक्शन करते हैं। सोडा लाइम आप सबको पता है दिस इज अ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ये क्या है सर? ये डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। तो जब भी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा तो CO2 को निकाल दो। CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, तो बचा कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बस बचा है सर
क्या बचा है सर? हाइड्रोजन बस बचा है, तो उसको ला के दिखाओ। तो आप लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट जो सी आ रहा है ना दोस्तों, वो एक्चुअल में क्या आ रहा है? तो यहाँ से एक NO2 जुड़ा ही था, यहाँ एक NO2 जुड़ा ही था, और यहाँ एक NO2 जुड़ा ही था। मतलब ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या था हमारा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन को अगर पूछा जाए ट्राई नाइट्रोबेंजीन में कैसे लपेटना है, पलटना है, तो भी तैयार है। मजा आया कि नहीं भाई? सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, चलो। एक चीज है, ये एक्सेप्शन केस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या याद रखना? एनिलीन का जो नाइट्रेशन होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं होता। हालांकि एनिलीन आप सबको पता है एक मॉडरेट रिएक्टिव ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप में आएगा, बट इसका ना डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे अगर, तो पता है ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनाएगा ना, तो ऑर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा, पैरा पे भी जुड़ेगा, मेटा पे भी जुड़ेगा। एक्चुअल में ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए, पर कहानी में ट्विस्ट ये होता है ना कि ऑर्थो पोजीशन पे अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के कारण ना ये नाइट्रोनीलियम आयन बना लेता है, जो कि एक अनस्टेबलाइज्ड आयन में काउंट होता है। दैट्स वाई इसका ऑर्थो पोजीशन केवल 2% ही मिलेगा और मेटा वाला 47% मिलेगा। ये एक्सेप्शन केस है, इस पे सवाल बन चुका है कि एनिलीन में नाइट्रोशन करने से जो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोग को, उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है? तो सर पैरा सबसे ज़्यादा आता है 51%, देन मेटा आता है दोस्तों, कौन आता है? मेटा आता है, और ऑर्थो सबसे कम आता है ओनली 2%। ठीक है, तो ये हो गया मेरे ख्याल से आप लोग का नाइट्रेशन का पूरा एंडिंग। ठीक, नेक्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सर? हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है सर? तो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ व्हाट? बेंजीन इनटू हेलोबेंजीन, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू हेलोबेंजीन। ओके, बड़ा सिंपल है। इतने सारे हमारे एजेंट लिए जा सकते हैं। कोई आप हेलोजन ले लोगे, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। या FeCl3 का ले लोगे एनहाइड्रस सॉल्यूशन X2 के साथ, या एल्यूमिनियम एक्सेस में ले दोगे, या आयरन एक्सेस में ले दोगे, या आप लोग X2 + H2O। आप लोग को पता ना कौन सा प्रोसेस है ये? हेलोहाइड्रिन रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं एल्कीन वाले चैप्टर में। हेलोहाइड्रिन रिएक्शन जिसमें इसका X और इसका OH- X+ ही तो निकल रहा है ना हमारा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। तो ये सीधे इलेक्ट्रोफाइल जो X+ आ रहा है वो जाके इस बेंजीन से रुक जाएगा, जुड़ जाएगा, और हमारा क्या बना लेगा? हेलोबेंजीन। हालांकि एज पर IUPAC रूल आपको कोई भी लेटर कैपिटल तो लिखना नहीं रहता है नेमिंग करते समय। चलो हमने भी रूल फॉलो कर दिया, हालांकि हमको पता है एज एन इंडियन हम लोग रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आइए, ठीक, कैसे प्रोसेस वर्क करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा सीधा अब आप लोग जोड़ दोगे, कहाँ पर जुड़ना है, ऑर्थो पे कि मेटा पे कि पैरा पे, अब इतना तो आपको सूझबूझ में आ ही जाता है। OH को देखा तो अपन समझ गए सर ये तो लोन पेयर डोनर वाला है, तो ये तो एक्टिवेटिंग वाला हो गया सर। एक्टिवेटिंग वाला हुआ मतलब आप कहाँ कहाँ जोड़ोगे इसको सर? इसको अपन ऑर्थो पे जोड़ेंगे और पैरा पे जोड़ेंगे, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक, चलिए, हालांकि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, और इसी ब्रोमीन की जगह हेलोजन आ जाता ना दोस्तों, तो फिर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता। अब देखो 3 मोल अगर ब्रोमीन डाल दिया है सर, अगर 3 मोल इसने ब्रोमीन डाला है तो कोई घबराने की बात नहीं है। 3 बार हेलोजिनेशन प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। ऊपर में OH लगा हुआ है, यहाँ पर एक Br आएगा, एक यहाँ पर Br आएगा, और एक यहाँ पर भी Br आएगा। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऐसे ही Cl2 NH2 के साथ है। NH2 अगेन माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम सब समझ गए कि यहाँ पर भी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा दोस्तों वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही आएगा। मतलब यहाँ पर आपका या तो Cl आ सकता था, प्लस एक चांस ऐसा हो सकता था कि पैरा पोजीशन पे आ जाए, पैरा और ज्यादा स्टेबल मानना है। ये देखो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में ये जो CHO है ना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सर, ये माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आता है। तो डीएक्टिवेटिंग में आप सबको पता है Cl को कहाँ जोड़ना है? डीएक्टिवेटिंग आ गया ना CHO,
तो इस बार का जो हमारा Cl रहेगा दोस्तों वो ऑर्थो और पैरा पे ना जुड़ के कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये डिसीजन आप लोग को लेने आना चाहिए कि ग्रुप बस देख के हम पता कर पा रहे हैं कि अच्छा ये कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पे कि मेटा पे कि पैरा पे, और कितना स्मूथली बन रहा होगा। चलो अब ये इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो ना, हर बार मैं आप क्वेश्चन भी ला दे रहा हूँ बीच में, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करके आप लोग याद करने की कोशिश करना ध्यान से। Cl2 प्लस Fe एक्सेस में दिया है, मतलब इतना तो समझ गए, इतना तो समझ गए सर, क्या समझ गए, ये हमारा हेलोजिनेशन वाला प्रोसेस है, ये हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन है। और उसमें होता क्या है, ये जो पूरा का पूरा आप लोग को स्टाइरिन दिख रहा है ना, ये आपको पता है ये क्या है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, अरे स्टाइरिन में बोल रखा था वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप लेना, तो वीक एक्टिवेटिंग है मतलब अगेन ऑर्थो पैरा ही डायरेक्टिंग रहेगा, कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा ही डायरेक्ट करेगा। तो ये CH2Cl डबल बॉन्ड ऐसा ही रह जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सब लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि अरे सर CH2 इनके बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, Cl ना किसी एक पे जाके जुड़ जाएगा, ऐसा वाला। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने 4 अलग अलग क्वेश्चन डाल रखे हैं, सोचने का काम करना है। सोचना क्या है, तो भैया यहाँ से पहला सवाल तो अब आप लोग सोच पाए कि ये जो था ये हेलोजिनेशन प्रोसेस है, और हेलोजिनेशन प्रोसेस में आप लोगों को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप करके हम लोग को प्रोडक्ट देना है। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करा दोगे तो मान लो यहाँ पर मेरा Cl जुड़ गया, एक ये चांस है और एक चांस आप लोग का ये भी है। यहाँ पर Cl है, ओके। Cl2 CCl4 के साथ है भैया, Cl2 CCl4 के साथ है। तो इस बार आपको पता है ये वाला जो है ना, ये हेलोजिनेशन का एजेंट नहीं है, Cl2 विथ CCl4 है। Cl2 के ये अलग अलग रिएक्शन है, सब में हेलोजन जुड़ रहा है, बट मैंने चारों रिएक्शन अलग अलग नेचर के डाल रखे हैं। 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट जो आपको कंफ्यूज करता है ना, मैंने एक साथ रख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होता है पता है, ये एंटी एडिशन वाला प्रोसेस है। ये क्या है सर, एंटी एडिशन है। और एंटी एडिशन में आपको पता है कि कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है भैया, यहाँ जो CH है इस पे एक Cl ऐसा लगेगा और ये CH2 वाला जो Cl रहेगा वो नीचे लगेगा। तो इस बार ये बॉन्ड टूटा, पहले वाले में बॉन्ड टूटा क्या, नहीं, पहले वाले पे तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वाला केस हो गया, दूसरे वाले में बॉन्ड तोड़ा आपने एल्कीन का। क्यों, क्योंकि इसको देख के आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या खेला खेलने वाला है। सिमिलरली HBr है, HBr CCl4 के प्रेजेंस में आया है भैया, ये मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहा है। पढ़ चुके हो ना सब कुछ, अब याद आ रहा है कि नहीं पीछे का पूरा। तो ये है सर मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल इतना कहता है कि ये जो CH है, ठीक है, यहीं पर आप लोग Br जोड़ दोगे, जहाँ पर हाइड्रोजन कम रहता है ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, वहाँ पर हम लोग नेगेटिव पार्ट को जोड़ते हैं। ये था ना मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर कोई आप लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, नॉर्मल मैंने पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए 4 बंच में सवाल दे दिए हैं, और हर बार चीजें बदल जाने से कैसे सवाल बदल रहा है। H2O2 देखा, H2O2 देखा तो समझ गया सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या मिलता है, प्रोडक्ट सबको याद आता ही होगा, कुछ नहीं करना है सर। इस बार ये हो जाएगा CH2, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर ही अपन नेगेटिव पार्ट मतलब Br को जोड़ देंगे, हो गया, बन गया। तो चारों केसेस के प्रोडक्ट आप लोग के सामने तैयार। ये याद रखना, अलग अलग केस में अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट, ये एक मैंने बड़ा सा क्वेश्चन और दे रखा है आप लोग को, आराम से बनाना है, तैयार है। चलिए पहले क्या करना है भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। भैया CH3 है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, CH3 का Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, तो भैया सबको पता है यहाँ पर हमारा टॉलुइन है, Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा CH2Cl। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में और आगे बढ़ा, इसका फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो भैया ये तो आपको पता है ना, हेलोजिनेशन, नॉर्मल हेलोजिनेशन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है,
जो सबसे पहले पढ़ा था हैलोजिनीकरण अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, इसको तो छेड़ेगा नहीं एरोमेटिक रिंग को, वहाँ का हाइड्रोजन हटते जा रहा है फ्री रेडिकली और वो जुड़ते जाता है, तब तक जुड़ते जाता है जब तक कि लास्ट वाला हाइड्रोजन भी हट ना जाए। CCl4 पे जाके प्रोडक्ट रुकता था, है ना, याद आ गया होगा। तो भैया यहाँ से आप समझ गए, यहाँ पर एक और CH2 CHCl2 हो जाएगा। फिर कराओगे 1 मोल चांस बनेगा क्या? बिल्कुल सर, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक ये कहानी आगे बढ़ाएगा। ठीक है सर, यहां पर C हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, इधर भी एक और Cl हो गया। ठीक है, अब क्या करना है सर? एक्वस KOH से रिएक्शन करा रहे हो। एक्वस KOH क्या करता है? यहाँ का K और वहां का Cl, KOH बाहर निकल जाएगा, KOH बाहर निकल जाएगा और अपने को P के तौर पे क्या मिलेगा सर? P के तौर पे हम लोग को मिल जाएगा सर यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। क्या बन गया? एल्कोहल, बेंजोल। ओके, इधर आ जाओ, बेंजाइल एल्कोहल बन गया है यहाँ पर हमारा। ठीक, यहाँ पर आओ, यहाँ पर जैसे ही आओगे दोस्तों मेरे, तो आप पाओगे कि सर यहाँ पर तो अपने पास CH था, 2 Cl थे, तो दोनों एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूट होके ऐसा हो गया। अब इतना तो सबको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, अच्छी बात तो है नहीं, तत्काल प्रभाव से यहाँ वाटर रिलीज होगा। जैसे ही वाटर रिलीज होगा आप तुरंत पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे सर? यहाँ का H और OH आप निकाल दो, तो भैया ये वाला बॉन्ड शिफ्ट मार देगा यहाँ पर और हमें मिल जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O और एक H तो पहले से ही है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। क्या मिला? बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया हमारा। चलो तीसरे वाले को देखो, इसका कहानी, इसको थोड़ा ऐसे करके ले लेता हूं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या पाओगे सर? COH OH OH। ठीक, आपको पता है एक कार्बन पे 3 OH आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करके क्या बाहर निकाल देगा? H2O निकलेगा। मतलब यहाँ का O, यहाँ का H, OH ऐसे निकल के, तो एक O तो एक्स्ट्रा बच ही जाएगा ना इस बार। तो फाइनली ये डबल बॉन्ड, सॉरी C तो रहेगा, उस C से एक डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा और बगल में एक OH तो रहेगा ही। ये क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। तो एक बड़ा प्यारा सा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन दिखा जिसमें अलग अलग हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन किया। तो मेरे ख्याल से आज का ये जो पूरा क्लास है आप सब लोग को काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियरली समझ में आया होगा, जिसमें हमने बहुत सी बातों पर जिक्र किया है और एक एक पॉइंट का मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी पूरा बताया। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ये सारी चीज़ों को पहले से भाई पढ़ के रखो, क्योंकि ये आगे चल के काम आने वाली है। हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन, ये 2 प्रोसेस हमने आज के क्लास में कवर किया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट में। नेक्स्ट इसके बाद बचता है सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और उनके स्पेशल केसेस, इपॉक्सी रूल जो लगाते हैं, इप्सो रूल। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।